नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान के आखिर मायने क्या है? क्या वहाँ बदलाव की आंधी चल रही है या फिर जिस तरह से एसआईआर में वोटर का डिलीशन हुआ है, उससे जो एक्चुअल रोल है, उसकी वजह से ये ज़्यादा मतदान रिफ्लेक्ट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरों के बीच में मतदान क्या वहाँ पे बदलाव का जनमत दिखाता है या फिर ममता बनर्जी का जो वोटर है, वो सड़कों पर उतरा है? इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार सिन्हा, जर्नलिस्ट, और साथ ही कोलकाता से सुप्रिय वासु हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं, सीएसडीएस के लिए भी पोल करते रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रिय जी आपसे। आप चूंकि पश्चिम बंगाल में हैं, क्या आपको नजर आ रहा है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उसके मतलब उसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए? क्या ये ममता बनर्जी का वोटर है या फिर बदलाव का वोटर है? देखिए, मैं अभी चेक कर रहा था, 3 बजे तक 79% वोट रिकॉर्डेड हुआ। जो ज्यादातर मेरे पास जो खबर है, एक्चुअल में जो 2021 में जो चुनाव में जो वोट पड़ा था 80-81%, वो 3 बजे तक पड़ चुका है, ऑलरेडी पड़ चुका था। 82%, 82.3% वोट हुआ था 21 साल में। सो दिस इज नॉट अननेचुरल फॉर वेस्ट बंगाल। 77 को छोड़कर आप देखते रहो तो वेस्ट बंगाल का टर्नआउट ऐसा ही बढ़ते रहा, और ऐसा यहाँ पर 2011 में ज्यादा 1% ज्यादा था। तो ज्यादातर ये अननेचुरल वेस्ट बंगाल में नहीं है। और कुछ वायलेंस का खबर तो अभी आ रहा है, ज्यादातर मुर्शिदाबाद से, बीरभूम से, बहुत कुछ नॉर्थ बंगाल से भी आया हुआ है कुछ वायलेंस के इंसिडेंट्स। ये भी नया नहीं है। नया ये है कि वेस्ट बंगाल में जो सत्ताधिकारी जो दल था, पार्टी होते हैं, उनके खिलाफ हर वक्त कंप्लेन होता था। दिस टाइम सभी राजनीतिक दल कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहा है। बीजेपी जरा कम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले वाला जो हमारी मुलाकात हुई आपका चैनल से, जे बीजेपी ने अभी इसी का जिम्मेदारी ले लिया वेस्ट बंगाल में। तो जब अग्निमित्रा पॉल को गाड़ी तोड़ रहा है, बीजेपी एजेंट को जब सिर तोड़ दिया बीरभूम में, ज्यादा हल्ला उन्होंने नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी तो ले लिया इसी का। सो दिस इज द न्यू थिंग, जो कंप्लेन ज्यादा कर रहा है वो बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस है, कुछ तरह सीपीएम है, और कुछ कुछ जगह तृणमूल भी है। इवन सिलीगुड़ी में गौतम देव खुद ने बहुत सारे छप्पा वोट की भी मांग किया है, और कोई दिखा हुआ है न्यूज चैनल में, आप देख सकते हो, ये कुछ कुछ छप्पा वोट की जो बात हुआ है वहां पर जिक्र किया है लोगों ने। और बांकुड़ा में, कोतलपुर में जो हुआ, वो सेंट्रल फोर्स है, उसके खिलाफ कुछ विलेजर्स ने कंप्लेन किया है जो उन्होंने उनको मारा पीटा है अननेसेसरी ग्राउंड के भीतर आकर। सो दिस इज द सिनेरियो इन दिस टाइप्स। सो आई थिंक मैंने पहले जो बोला था वही, जे अभी ये गारंटी देकर कह नहीं सकता जे एसआईआर के आगे और एसआईआर के पीछे कुछ भी बदलाव नहीं आया वोटिंग टर्नआउट में। और ये जो वोट ट्रांसफर की बात होगा, मुझे लगता है ज्यादातर कांग्रेस सीपीएम ज्यादा बढ़ेगा तो तृणमूल को घटेगा। बीजेपी ज्यादातर सीट नॉर्थ बंगाल में मैनेज करना टफ है। अभी तक मुझे यही लगता है। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है। एसआईआर का जो इम्पैक्ट है वो लेफ्ट और कांग्रेस की सीटों पे दिखेगा। किस तरह से वो टीएमसी का वोट काटती हैं, नहीं काटती हैं। संजय, आप क्या देख पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो इस तरह से हाई टर्नआउट है, ये इसका क्या रिफ्लेक्शन नजर आता है? हालांकि इससे पहले हमने देखा कि बिहार में अगर वोटिंग अच्छी हुई तो नीतीश कुमार वापस सत्ता में आ गए और बीजेपी और एनडीए का जो कोलिशन था वो सत्ता में आ गया।
क्या ये बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, ये ममता बनर्जी का जो वोटर है वो सड़कों पर उतरा है, इमोशन और महिलाएं जिस तरह से लंबी लंबी कतारों में वोट कर रही है वो ममता बनर्जी के लिए वोट कर रही है? ये वहाँ पे बंगाल में तो हमेशा ट्रेंड रहा है हाई हाई वोटर्स टर्नआउट का, लेकिन इस बार जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे लोग जो वोटिंग लाइन में खड़े हैं, एक रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट डिलीशन ऑफ नेम्स, इतना इतना इस बार ज्यादती हुआ है सेंटर के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आपने 27 लाख लोगों को हटा दिया है। एक उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है लोकली, और लोग सेंटिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज को कम एटलीस्ट इन माइनॉरिटीज एरियाज एंड दोज हु फील दैट देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड a very planned attempt to like capture the spirit of Bengali nationalism. They feel they are the of course usko minorities bole ya kuch bole, they Bengalis also feel that there are many Bengalis who feel that the BJP is not fit टू रूल बंगाल, और बीजेपी एक इंट्रूजन बंगाल में कर रही है जो बंगाल के जो इस कहिए कि जो लिंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटी है उसको उसके साथ टैम्पर करेगी। तो ये भी सेंटिमेंट रखते हैं। तो एक एट द सेम टाइम एक ये है कि जो ममता बनर्जी के भी खिलाफ, चूंकि वो 3 टर्म्स की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके खिलाफ एक ऑफ कोर्स एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, बट आई डोंट थिंक वो वाला फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस बार मैं मानता हूँ कि इस बार जिस ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पे केवल मैं ममता बनर्जी का ये चीफ मिनिस्टरशिप स्टेक पे नहीं है, यहाँ पे स्टेक पे है डेमोक्रेसी, यहाँ पे स्टेक पे है कि हाउ द होल डेमोक्रेटिक टेम्पलेट is going to be changed। अगर ये बंगाल में ऐसे इस ऑनस्लॉट के बाद अगर जीत जाती है बीजेपी, तो ये they will repeat it with double gusto in other parts of the country। इनका मनोबल बढ़ जाएगा और they will do that। अभी they don't care, इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को कोई लिहाज नहीं, कोई परवाह नहीं क्रिटिसिज्म का। इवन एट द लेवल ऑफ जुडिशरी, आप बोलिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक कहावत है कि एक आप 50 गुनाहगार को छोड़ दे लेकिन एक इनोसेंट को नहीं सजा मिलनी चाहिए। आपने कैसे ये अलाउ किया कि 27 लाख लोग जो अभी जिनका पेंडिंग है सुनवाई, उसको आपने इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रख दिया? आप उसका कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं कि अभी के पोलराइज्ड डेमोक्रेसी में जिस ढंग से ये गवर्नमेंट एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है और एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है, अगर इतने बड़े माइनॉरिटी को अगर आप वोटिंग राइट से डिनाई करते हैं तो उनको आप इन फ्यूचर देयर प्लेस इज इन डिटेंशन सेंटर ओनली। आप असम का एग्जाम्पल दीजिए, व्हाट दे डिड इन असम। एक जो डाउटफुल वोटर्स करके उन्होंने एक कैटेगरी बनाया था उससे, और इस बार हेमंता विश्व शर्मा ने उसको काफ़ी रीइंफोर्स किया। अब वही डाउटफुल वोटर्स आप बंगाल में क्रिएट करके आप डिटेंशन सेंटर्स का एकदम मतलब समझिए कि डिटेंशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं ऑल अक्रॉस बंगाल, जहाँ पे ऐसे लोगों को रखेंगे। What kind of India we are going to build? Bengal election is not just a normal election। ये इलेक्शन अनप्रेसिडेंटेड है जिससे इस देश का डेमोक्रेटिक फ्यूचर डिसाइड होगा, और ये डिसाइड होगा कि क्या हम नेक्स्ट बांग्लादेश बनने जा रहे हैं, क्या हम ये जो इंडिया का जो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन रहा है पिछले 70-75 सालों में, क्या वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अलाइव रहेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस ढंग से कैंपेन बीजेपी वालों ने किया, जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया, और जिस हिसाब से वो ऑनस्लॉट, इट्स लाइक यू डोंट फील लाइक दिस इज एन इलेक्शन। ये लग रहा है कि ये कैप्चर करने गए हैं।
ये लग रहा है कि आप ये पानीपत का बैटल, एक तरफ इब्राहिम लोदी, एक तरफ बाबर, ऐसे करके मतलब ये ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही है। अब ये इट्स नॉट एन इलेक्टोरल बैटल। जिस हिसाब से इन्होंने 2.5 लाख ट्रूप्स 2.5 लाख ट्रूप्स एक नॉर्मल इलेक्शन में, एक स्टेट इलेक्शन में, क्या ये अफगानिस्तान और कश्मीर है आप जहां पे इतने ट्रूप्स लगा दिए? ये दिस इज नॉट, आपने एक नॉर्मल स्टेट को एबनॉर्मल बना दिया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पे इट लुक्स लाइक यू डोंट वांट टू फाइट, यू वांट टू कैप्चर द इलेक्शन। अब वही लग रहा है, हमें तो यही सेंस लग रहा है। संजय, इसमें सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट भी 27 लाख लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे बाहर हैं, उसमें से 134 नाम वापस आए, और सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को 27 लाख लोगों को डिफ्रेंचाइज करके चुनाव होने दे रहा है। या फिर आपको लगता है कि चुनाव के बाद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर विनिंग मार्जिन जो है वो जो SIR में जो नाम कटे हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सोचेगा। आज जी सुप्रीयो भी इसका जवाब देना चाहते हैं कि संजय पहले आप बोलते हैं, उसके बाद सुप्रीयो के पास आएंगे। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। लोग अपने सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रही है, और अपना इमेज जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसको दांव पे लगा रही है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट पे हम शक करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार पिछले कुछ सालों से ऐसा रहा है जिससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। वो सीधी एग्जीक्यूटिव के साथ, जो रूलिंग क्लास के साथ मिलकर इस पूरे कंट्री के DNA को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक जो एक सेकुलर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, उसको ऑल्टर करने में साथ दे रहा है, विच इज वेरी सैड। आई डोंट वांट टू ब्लेम सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जितने भी निर्णय आए हैं, और इसी भी अभी जो हाल के जो ये इलेक्शन का जो आप 27 लाख जो बाहर रह गए, इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फेयर नहीं है। आप इलेक्शन टाल देते 2 सप्ताह के लिए, कम से कम इस 27 लाख का सुनवाई तो करते, जिससे किसी को कोई भी अंगुली आप पे नहीं उठाता कि ये फेयर गेम नहीं है। आप उसको प्रोसेस को, आप इलेक्शन कमीशन को लताड़ते, डांटते कि क्यों, क्या जल्दी थी कि आप जो प्रोसेस 2 साल में पूरा होना चाहिए 4 महीने में आप क्यों कर रहे हैं, और इतना देर से शुरू क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला इलेक्शन कमीशन को इस बारे में। लोग पिटीशन इसी बारे में लेकर गए थे। तो हम आप सुप्रीम कोर्ट, हम बोले ना बोले, लोग तो बोल रहे हैं। बिल्कुल। सुप्रियो, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कई तरह के अलग ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकता था? Actually, ये कह सकता था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप इन सारे लोगों को जी बताइए। संजय जी ने जो बोला, मैं उनके साथ ज्यादातर एक मत हूँ। मैंने एक मजाक से आज ही सुबह एक बात कह रहे थे, जे इतने दिन TMC ने जो अनऑफिशियली किया हुआ है, जबरदस्ती वोट दान से विरत रखा है जो वोटर को, अभी बीजेपी ने थ्रू ECI ये ऑफिशियली विलंबित किया। सो ये पहले अनऑफिशियल था, ये अभी ऑफिशियल कर दिया। जो SIR अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला जे ये वैलिड है या इनवैलिड है संवैधानिक तौर पर, उसके जो राय है वो उन्होंने बोला है बाद में देंगे। तो वो बाद में देने का बात करके इस प्रोसेस को इंस्टिगेट करना, एंड इतने अपनी सोचो, 27 लाख जो पीपल जो ट्राइब्यूनल में इतना सारे लोग अप्लाई किया हुआ है, ये कॉमन सेंस है। सोच लीजिए, ये पहले इन्होंने इन्यूमरेटर फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद ये लोगों ने हियरिंग में गया है, उसके बाद इनको जो अभी अपील में गया हुआ है, इतने लंबा लाइन देकर ट्राइब्यूनल में गया हुआ है। आखिर ये लोग घुसपैठिया होते तो ये करते?
इतना हिम्मत था एक जनरल पर घुसपैठिया को, ये 3-4 बार अपील में जाना, और ये सभी को ही जानते हैं कि ये, मुझे पता नहीं सेंट्रल वालों को जाना पता है या नहीं, घुसपैठिया वेस्ट बंगाल में जो हुआ है वो मुस्लिम नहीं, ज्यादातर हिंदू ही है। बहुत टेरिबल कंडीशन में दे आए हुए हैं, मगर हिंदू ही है। ज्यादातर मुस्लिम ने घुसपैठिया वेस्ट बंगाल में कभी नहीं थे। सो मैं संजय जी से एक मत हूँ, जे ज्यादातर इस बार ये भी हुआ है जे बहुत मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत माइनॉरिटी ने ये सोचा है अभी वोट देना ही चाहिए, नहीं देना तो फिर कट जाएगा। सो आई थिंक 3 बजे तक 79% पोल हो गया। दिस इज माय टेक। और संजय, आपको लगता है कि जिस तरह से एक बीजेपी इस माइंड गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से आज के दिन भी शुभेंदु अधिकारी के बयान आए, वो कहीं ना कहीं वो माइंड गेम चल रहा है, या फिर सचमुच आपको लगता है कि बंगाल में इस बार कुछ नया हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है? वो ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर प्ले कर रहे हैं एसआईआर के अलावा, सेंट्रल फोर्सेस की जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हुई है, इसके अलावा दर्जनों ऐसे फैक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अभी लगता है कि प्रेसिडेंसी इलाका जो है वो ममता का गढ़ है, और जिसके कारण ममता का जो भद्रलोक है वो ममता को बैक करेगा? नॉर्थ बंगाल में अगर बीजेपी की एज मिल भी जाए तब भी जो प्रेसिडेंसी इलाका है वो ममता को वोट करेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस बार देखिए, वो बहुत सारे बंगालीज वो अपने आइडेंटिटी पर ये उन्होंने ले लिया, और वो आइडेंटिफाई इवन दो दे डोंट एग्री विथ ममता बनर्जीज पॉलिटिक्स। जिस हिसाब से बीजेपी ने ऑनस्लॉट किया और बंगाल में जिस हिसाब से इन्वेजन करने की कोशिश की थ्रू एसआईआर और थ्रू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इससे ये साफ है कि बहुत सारे जो भद्रलोक हैं, बंगाली भद्रलोक, जो डिस्पाइट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस विथ ममता बनर्जी, वो भी बैक कर रहे हैं, वो भी फील कर रहे हैं कि जो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ नॉट ओनली द सर्वाइवल ऑफ ममता बनर्जी, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बंगाली आइडेंटिटी, it's a protection of the Bengali identity as well as the protection of democracy. इनको ये important है। Bengali is like not, आप Bengalis को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं। Bengali is a linguistic, cultural, ethnic identity. जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो स्लोगन था वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के कर रही है वो मुस्लिम को अलग, हिंदू को अलग, ये डिवीजन करने की कोशिश कर रही है, विच इज एन अटैक ऑन बंगाली आइडेंटिटी, विच बहुत सारे लोग जो स्ट्रांगली फील करते हैं। और आई थिंक इसलिए ममता बनर्जी को सपोर्ट और भी बढ़ गया। जो अगर ये नॉर्मल इलेक्शंस बीजेपी लड़ती तो हो सकता है एंटी ममता बनर्जी वोट्स उनको ज़्यादा मिलते, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाते, लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शंस को इन्होंने एकदम ऐसा कर दिया कि कैप्चर ही करना है थ्रू आर्म्ड फोर्सेस, थ्रू इलेक्शन कमीशन, बाय ट्विस्टिंग द जुडिशियल प्रोसेस, सब चीज़ करके अगर कैप्चर ही करना है तो एक अलग ही मैसेज किया। अब बहुत लोग इनसे एग्री नहीं करते, इसलिए बंगाल के इलेक्शंस मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी जीतेगी और चाहे ममता बनर्जी जीतेगी। अगर बीजेपी जीतती है तो भी वो हारती है इन ए वे कि डेमोक्रेसी हारेगा, वो उनके पास वो विश्वसनीयता नहीं रहेगी। इट वुड बी एन इलेजिटिमेट एंड इलीगल गवर्नमेंट, it will not be a normal government, it will not be widely recognized। जैसे आज बिहार में कैसे एक शक है कि आपने वोटर्स को खरीदा, मैनिपुलेट करके नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया, आपने सम्राट चौधरी को बना दिया वहां पे। आज अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी के पास वो मोरल अथॉरिटी नहीं होगा क्लेम करने का कि वी हैव वन थ्रू द पॉपुलर मैंडेट। वो मोरल अथॉरिटी नहीं होगा। बीजेपी जीत गई तो दैट मीन्स इंडियन डेमोक्रेसी हार गई। सो बीजेपी हैज बिकम डेंजरस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया।
और तमिलनाडु में आपको क्या दिख रहा है? तमिलनाडु में आपको क्या लगता है कि वहां पे जो स्टालिन की विजय के आने के बाद भी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो यंग वोटर उन्हें डेंट करेगा, वो उसके बाद भी डीएम की सत्ता में लौटेगी, या फिर आपको लगता है कि ये हंग असेंबली की तरफ तमिलनाडु बढ़ रहा है? तमिलनाडु में 2-3 फैक्टर जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहली दफा होगा कि स्टालिन डीएम के अंडर स्टालिन वुड बी रिपीटिंग द सेकेंड टर्म। पहले उनके फादर स्टालिन के फादर करुणानिधि ने कभी भी सेकेंड टर्म नहीं एंजॉय किया, एक ही टर्म हमेशा वो जीतते रहे, चीफ मिनिस्टर बहुत बार बने। अगर स्टालिन जीत जाते हैं तो इट वुड बी सम काइंड ऑफ अ हिस्ट्री, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री। लेकिन बहुत दूसरा फैक्टर जो वहाँ पे है वो विजय का, जो फिल्म स्टार विजय का फैक्टर है कि जो वो डार्क हॉर्स हैं, क्या वो इनका वोट काटेंगे, स्टालिन का वोट काटेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और विजय पे ही जो बीजेपी AIADMK अलायंस है, विजय पे ही उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि वो स्टालिन DMK का वोट काटे। हो सकता है विजय AIADMK का भी वोट काट लें। तो विजय कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पूरे इलेक्शंस में, वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक AIADMK और बीजेपी के अलायंस का बात है, देखिए दे आर वीक इन ए वे कि जो आप कोई लीडरशिप नहीं रहने की वजह से AIADMK में कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं रहने की वजह से एक इनबिल्ट वीकनेस है उनमें। अब इसको ओवरकम स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगर स्टालिन के खिलाफ है तभी वो कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमने सर्वे देखे, चाहे वो हमने जो भी वहाँ से मटेरियल्स पढ़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, उसके अनुसार लग रहा है कि स्टालिन एंजॉयज एन एज। स्टालिन अभी भी दौर रेस में आगे हैं और हो सकता है कि वो हिस्ट्री बना लें, सेकेंड टर्म वो फिर से बन जाए चीफ मिनिस्टर, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, बासु साहब आपसे समझना चाहेंगे कि आपको इस चुनाव का जो एक्स फैक्टर पश्चिम बंगाल में क्या समझ में आता है, कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर अगर 2021 से इस चुनाव की तुलना करें तो आपको सिर्फ SIR समझ में आता है? जैसे कि संजय ने कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी उसको एक तरह से SIR ने खत्म कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं वो कम हो गया है, क्योंकि बंगाल की आइडेंटिटी, दिल्ली बनाम कलकत्ता की जो लड़ाई है, जो ममता बनर्जी एक्चुअल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वो एक तरह से फोरफ्रंट पे आ गया, और जिसका कि इम्पैक्ट होगा, वोटर जो है इमोशनल होकर वहां पे वोट करेगा। आपको लगता है एक फैक्टर यही है चुनाव का, या फिर सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट एक्सपोर्ट है? ना देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, नहीं है ये बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगा, क्योंकि इतने कुछ हुआ है वेस्ट बंगाल में। अब भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार सोचिए, आप जॉबलेस सिचुएशन सोचिए, बहुत सारी चीज़ों ये है जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर है। मगर 21 साल में भी बीजेपी का एक वेव था, मगर जब कैंडिडेट लिस्ट निकला तब ने मैंने सोच लिया ठीक है चलो बीजेपी इस बार सुसाइड कर लिया, क्योंकि तृणमूल से आए हुए जितने भी एलिगेशन है, ये इस तरह की जो नेता है उसको टिकट दे। इस बार वो नहीं किया, मगर ये इस बार हम सोच रहे थे कि बीजेपी इस बार कैसे सुसाइड करेंगे बंगाल में, तो देख लिया, हाँ कर लिया। इलेक्शन, जस्ट बंगाल इलेक्शन की पहले उन्होंने सारा देश में एंटी बंगाल एक धुआं उठा दिया सभी जगह में। ये बांग्लादेशी ये जरा एम्बिगुअस कर दिया सब लोगों को, उसके बाद ऐसा है। So this is the I have no idea about why BJP doing this kinds of things. जो भी इलेक्शन आते हैं उसका जो वेव होता है वो खुद ने उसको सुसाइड किया। सो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है,
कुछ कुछ पॉकेट में एंटी इनकम में से काम भी करेंगे। ज्यादातर तृणमूल के जो घर है वहां पर भी काम करेंगे एंटी इनकम्बेंसी, मगर उनका फायदा ज्यादातर बीजेपी को नहीं मिलना मुझे दिखता है, क्योंकि जो बीजेपी का घर है आफ्टर एसआईआर वो भी चला गया, क्योंकि बिल्कुल। मथुरा बेल्ट जो है वो मथुरा बेल्ट में बहुत सारे लोगों का नाम घट गया। तो दिस इज द रियल सेटिंग आई थिंक सो, जो एलिजिडली बोल रहा है लोग, मे बी मे नॉट बी, बट दिस इज द बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग के आखिर मायने क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट और अब एकेडमिक्स में जेबीएस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सत्येन घोष, जो कि फैकल्टी के मेंबर हैं। सत्येन, आपसे समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हो रही है, जो बम्पर वोटिंग हो रही है, उसके मायने क्या समझे जाएं? जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी कि इस बार एसआईआर के कारण भी जो रोल साफ हुए हैं उससे वोटिंग का जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहेगा, और खास करके महिलाओं की एक लंबी कतार है। क्या जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पक्ष में इन महिलाओं की लंबी कतार को देख रही है, या फिर बीजेपी इन कतारों को देख रही है कि उसके पक्ष में टर्न डाउन हो रहा है? हाँ, पहले तो नमस्कार। और एक चीज मैं पहले बता दूं कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अंग्रेजी हिंदी मिला के बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है। तो पहली चीज जो है, इस इलेक्शन में हाई वोटर परसेंटेज अभी है, आई थिंक कुछ करीब 61% के करीब है, जो अगर ऐसे चलेगा तो 80 तक भी जा सकता है। तो हाई वोटिंग परसेंटेज है। तो देखिए, कुछ चीजें हैं। एक तो है कि इस बार ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हो रही है, बीजेपी, देखिए बीजेपी का नैरेटिव में चलेगी, तृणमूल का अलग नैरेटिव है। बीजेपी का नैरेटिव है बिकॉज कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दिया है, बहुत ज्यादा सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट है, तो इसीलिए इलेक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है, वोटिंग अच्छा हो रहा है। ये नैरेटिव है बीजेपी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ देर पहले यही बात बोला। लेकिन दूसरी चीज है जो मुझे लगता है, क्यों इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा, ये इमोशनल वोटिंग हो रहा है दिस टाइम। ठीक है, इमोशनल वोटिंग के मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक जगह में तो ये इमोशन काम कर रही है कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा इस बार, तो फिर से कुछ एसआईआर वगैरह होगा, फिर से मेरा नाम कट जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बाहर के जगह से, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां से लोग आ गए हैं वोट देने के लिए, मतलब जो माइग्रेंट लेबरर्स है। तो एक इमोशनल, और दूसरा चीज, अभी जो वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग ज्यादातर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हो रही है। दूसरा, ये ज्यादातर जो जगह है वो रूरल एरियाज है। ठीक है, तो इस दोनों जगह पे वोटिंग हो रही है। तो इसीलिए मैं ये इलेक्शन की ये ज्यादा वोटिंग जो परसेंटेज है, इसको मैं कोई भी पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो ये इमोशनल फैक्टर मुझे ज्यादा लगता है देन ये बोलना कि ये रेजीम चेंज का कोई इंडिकेशन है कि तृणमूल हार जाएगी कि बीजेपी जीत जाएगा। क्योंकि मैं आपको, आप बहुत से सारे इलेक्शन फॉलो करते हैं, मैं आपको बताऊं कि 2025 में बिहार में जो इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, बिहार में रिकॉर्ड टर्नआउट था इस बार, करीब 67% के करीब वोटिंग हुआ था, जो लोगों ने बोला कि वो रिकॉर्ड है। लेकिन तब भी कोई रेजिम चेंज तो हुआ नहीं। ठीक है, वोट नीतीश कुमार के पक्ष में गया था। तो ये रेजिम चेंज का कोई भी इंडिकेशन मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर ये बताएं कि जैसे कि पिछली बार 2021 में तकरीबन 80-81% की वोटिंग हुई थी, अगर ये 90% वोटिंग हो जाती है
तो इसको आप एसआईआर का इम्पैक्ट समझेंगे, क्योंकि एसआईआर में जो डेड या जो उन्होंने रिलोकेट किया था वो वोटर लिस्ट से उनको हटा दिया गया, तो अगर एक्चुअल वोटर वोट कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो परसेंटेज बढ़ेगा, या फिर अगर 90% होता है तो आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वाले भी वोटर वोट कर रहे हैं? हाँ, एक देखिए एसआईआर का जो नंबर गेम है, एसआईआर का वो तो बहुत डीप नंबर गेम है और उसके इफेक्ट डायरेक्टली वोटर टर्नआउट में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो ज्यादातर पोस्ट पोल सर्विस जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एसआईआर का इम्पैक्ट वोटिंग टर्नआउट में हो रहा है। अब आपने जो बात बोला कि एंटी इनकम्बेंसी के लिए लोग ज्यादा आके वोट कर रहा है या इमोशनल या फियर के वजह से कर रहा है, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ग्राउंड में एक फियर फैक्टर है और वो फियर फैक्टर है, दोनों के तरफ से फियर फैक्टर है। मतलब बंगाल के जो चुनाव हैं ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन द इशू इज की फियर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले इलेक्शंस में क्या होता था कि ज्यादातर तृणमूल ऐसा एक माहौल क्रिएट करता था कि लोग बाहर आके एंटी तृणमूल जो लोग हैं वो बाहर आके वोट करने में डरता था। लेकिन इस बार तृणमूल ये स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है। व्हाट तृणमूल इज डूइंग, तृणमूल ममता बनर्जी अगर आप देखेंगे हर स्पीच में महिलाओं को एड्रेस कर रही है, बोल रही कि सभी लोग जाके इस बार वोट करना पड़ेगा और महिलाओं को टारगेट कर रही है ममता बनर्जी कि आपको वोट करना ही है। इसीलिए आप देखेंगे अभी तक जो एग्जैक्ट तो मेल फीमेल डेटा बाद में आएगा, लेकिन जो कवरेज चल रहा है मीडिया में, बंगाल के मीडिया में दिखा रहा है कि वुमेन टर्नआउट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वुमेन टर्नआउट, अगर फीमेल टर्नआउट ज्यादा है तो ये आप मान लीजिए फीमेल टर्नआउट ज्यादा मतलब वो ममता के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि फीमेल वोट शिफ्ट हो रही है बीजेपी की तरफ। इसका कोई भी इंडिकेशंस अभी तक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है पश्चिम बंगाल चुनाव की, कि जिस तरह से वोटर टर्नआउट उमड़ा है, छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, उससे दोनों कैंप ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों गदगद है। दोनों को लगता है कि उनके लिए जनता ने मतदान किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो वोटर टर्नआउट हुआ है, क्या वो इमोशनल पश्चिम बंगाल और दिल्ली की लड़ाई के बीच में जनता उमड़ कर ममता को वोट कर रही है, या फिर जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। लेकिन जो एसआईआर का इम्पैक्ट है वो असली एक्स फैक्टर है इस चुनाव का, जो नतीजों में दिखेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही सुप्रिय वासु, आपका धन्यवाद, और साथ ही सत्यन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायरेक्ट के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.